मैं अपने घोड़े पे सवार सरपट चला जा रहा हूँ। मैं पीछे पलट के नहीं देखता हूँ। अगर थिएटर में एक आदमी मेरी फिल्म देखने गया है तो इट्स ए हिट। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तरह तरह के अलग अलग किरदार, अलग अलग कलाकार, अलग अलग टेक्नीशियंस मौजूद होते हैं। कई कलाकार ऐसे होते हैं कि आप उनका चेहरा देखते बोलते अरे, और आप अगर नाम पूछा जाए तो आप शायद नहीं बता पाएंगे के नाम से तो नहीं, अरे ये है क्या, अरे ये तो साला हर दूसरी फिल्म में होता है यार। ऐसे भी कमेंट मिलते हैं। अपने टाइम में जिस होटल में ठहरता था, अगर कोई अच्छी फैमिली ठहरी हुई है, उनको मालूम है प्राण ठहरा है, तो होटल छोड़ देते थे। इश्क फिल्म में काजोल जी, उनको उठा के ले आता हूँ और एक कार के बंगाल का बहुत बड़ा सेट लगाया था इंद्र कुमार जी ने। वहाँ अटेम्प्ट टू रेप एक हुआ है। फिर आमिर आता है जो होता फिल्म में, फिर फाइट वाइट वगैरह हो गया। सर मेरी फैमिली में जितने छोटे बच्चे थे, 8-10 साल, जो सेंसिबल भी थे, थोड़े इतने छोटे भी नहीं थे, 8 साल 9 साल 10 साल के, सब ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। क्या गंदे आदमी आप तो। मैंने कहा यार कॉम्प्लीमेंट हो भगवान वाले, थैंक यू। एक व्यापारी परिवार का लड़का बोलता है कि यार फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा, एक कीड़ा कैसे। हमने 6 महीने के बेटे को छोड़ के आया था, मेरा पहला बच्चा वहाँ पे घर। सर मैं बस स्टॉप पर खड़ा होता था, कोई लेडी अपना छोटा बच्चा गोद में लेके बस स्टॉप पर खड़ी हो तो मैं बहुत रोता था। मेरा बेटा याद आता था। फिर मैं आंसू पोंछ के फिर बस में चढ़ जाता, एक्टर बनना है। पिताजी को दुखी देख मैं ये लगा मुझे कि मैं इनको दुखी कर रहा हूँ, तब मेरे पीछे कितना दुखी होते होंगे। अरे कौन बोल रहा, ड्राइवर बोल रहा मुझे कि आपने बाबूजी की आँख देखी है। तो ऐसा रहा सर। एक फिल्म थी पापी, ओपी रहन साहब की, संजीव कुमार जी, सुनील दत्त साहब ये उसमें थे। उसमें एक गैंगस्टर का रोल मिल गया था मुझे। उसमें मुझे एक डायलॉग बोलने को मिला था, हम प्रेस वाले हैं, और वो कटा भी नहीं। सर मेरे शहर में ऐसा हल्ला हो गया था, अबे फलाने ने तो फिल्म में उसमें काम किया और सुनील दत्त की फिल्म में डायलॉग बोल रहा होता साला। उसके बाद जब घर जाता था, एक डायलॉग के बाद, कैसे भाई ब्रिज गोपाल जी, बच्चे याद कर रहे थे, बोले अंकल कब आएंगे, आप कौन सी विस्की पीते हैं, शाम को आप साथ में हमारा खाना खाएंगे। ये सारी यात्रा जब चलती रही, सब पापा कब खुश हुए आपसे पहली बार की? तो मेरे को मेरी बहनों ने बताया, पिताजी ये कह रहे थे, पता क्या कह रहे थे, मैं क्या, मेरे फादर स्मोकिंग करते थे। एक्टर है तो अरे भाई बकवास, अबे ऐसे सिगरेट पी जाती है क्या, सिगरेट हमसे सीखो कैसे पी जाती है। तो ये इस बात का सबूत था कि वो खुश हुए। हाँ। कि भाई मुझे प्लीज़ प्लीज़ इतनी नफरत देते रहिए आप। थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तरह तरह के अलग अलग किरदार, अलग अलग कलाकार, अलग अलग टेक्नीशियंस मौजूद होते हैं जो अपने समय एक बेहतरीन आला दर्जे का काम कर गुजरते हैं। लेकिन उसमें से कई कलाकार ऐसे होते हैं कि आप उनका चेहरा देखते बोलते अरे, और आप अगर नाम पूछा जाए तो आप शायद नहीं बता पाएंगे। ये दुर्भाग्य कि हमारे यहाँ पर मतलब वो समर्पित कलाकार के बजाय एक सक्सेसफुल स्टार का नाम ज़्यादा याद आता है। लेकिन कलाकार कलाकार होता है, वो उसी के लिए जीता है, उसी के लिए मरता है, और उस कला का सम्मान हमेशा होना चाहिए। आज ऐसे ही कमाल के अद्भुत कलाकार मेरे साथ हैं जिन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री को 50 साल से ज़्यादा का समय दिया है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रिज जी की, ब्रिज गोपाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पराग जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में व्याख्या की है, और इससे सुंदर मैंने कभी सुना नहीं। बहुत अच्छा बोला, बहुत सुंदर बोला, और बिल्कुल सच बोला। ऐसे ही होता है, 50-50 60-40 है कि नाम से तो नहीं, अरे ये है क्या, अरे ये तो साला हर दूसरी फिल्म में होता है यार। ऐसे भी कमेंट मिलते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने सर। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, मेरे इंटरव्यू। मैं एक्चुअली सच बोलूँ आपसे कि मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ आपके बुलाने से। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आभार आभार, धन्यवाद सर। तो मतलब आज 52 साल हो गए। हो गया सर, मार्च में 53 शुरू हो जाएंगे सर। इतना लंबा वक्फा इंडस्ट्री में काट, मतलब मुझे, मतलब जब आपको मैं पहली बार देखा था तो कयामत से कयामत तक, और उसमें कि यार ये आदमी तो खराब है साला, बहुत खराब आदमी है ना। तो आपको दो बात बताऊंगा इसके बारे में सर। कयामत से कयामत तक मेरे इंडस्ट्री में आने के 15 साल बाद आई है। अरे मैं 1973 से काम कर रहा हूँ। तो तब तो टीवी भी नहीं था, सिर्फ फिल्म थी, कुछ भी नहीं था। टीवी नहीं था तो सीरियल कहाँ से होंगे। तो ये ढूंढते थे कोई कहीं अगर सुई बराबर भी छेद मिल जाए तो उसमें अंदर घुस के जाना है इंडस्ट्री में जाने के लिए। और यहाँ तक कहते हैं जैसे विलन के साथ 4-5 गैंगस्टर हैं वो खड़े, तो उनमें बुलाता है कोई, तो वहाँ भी चले जाते थे।
और अक्सर जैसे डायरेक्टर को कहते हैं ना, अरे ये डायलॉग इनमें से किसी को दे दे यार, असिस्टेंट को बोलते हैं, तो अपने दोस्तों को देते थे सब। बस तरसता था एक डायलॉग बोलने के लिए। और क़यामत से क़यामत आने के बाद जीवन की पूरी दिशा बदल गई सर। ये बात सच। हाँ, इस किस्सा बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मैं आपको सुनाता हूँ। मैं लिंकिंग रोड पे क़यामत से क़यामत तक हिट हुई थी, चल रही थी तभी तभी, मतलब कोई 2-3 वीक पहले रिलीज़ हुई थी। तो अपनी वाइफ के लिए कुछ लेने गया था, 2 लड़कियाँ खड़ी बात कर रही थी, तो उनसे बात कर रहे हैं, वो कर रहे, तो उन्होंने बोला कि ये वो कुत्ता कभी ना। तो मैंने आपस में किसी की बात कर रही होंगी, तो दूसरी ने पूछा कौन? इसने आमिर खान को गोली मारी थी। सर मैं बेसिकली मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, वो थोड़ा जाटों का इलाका है, मैं तो ब्राह्मण हूँ। मेरा वो जाग गया और मेरा दिल किया मैं इनको थप्पड़ मार दूँ खींच के। पर सभ्यता एक चीज़ है, पढ़े लिखे हैं, अपने ख़ानदान में सिखाया नहीं। मैं सब छोड़ के घर वापस आ गया। इत्तफाकन उस दिन मेरी शूटिंग प्राण साहब के साथ थी। प्राण साहब ने लाइफ में एक ही सीरियल किया है, वो भी डीडी का, बाप से बड़ा रुपया। और मेरी खुशकिस्मती कि मेरा ज़्यादातर काम प्राण साहब के साथ था। मेरे कैरेक्टर का नाम दिलावर था, मुझे इसी नाम से बुलाते थे। क्या सोच रहा है दिलावर? मैंने सर कुछ नहीं, कुछ तो है। मैंने सर आज बड़ी बेइज्जती हो गई। कह रहे क्या हुआ? मैंने बताया उनको कि बेटा ज़िंदगी का पहला कॉम्प्लीमेंट मिला है। क्या? और मैं अपने टाइम में जिस होटल में ठहरता था, अगर कोई अच्छी फैमिली ठहरी हुई है, उनको मालूम है प्राण ठहरा है, तो होटल छोड़ देते हैं। ये वाकई एक कलाकार के लिए, जैसे मेरे मन में भी आया कि ये आदमी ठीक नहीं है यार। ये तो ऐसे कितने करोड़ों दिलों ने उस समय ये कहा कि ये आदमी तो मिले तो इसका तो काम बजा दे। सर ये कॉम्प्लीमेंट मुझे काफ़ी बार मिला। इश्क फिल्म में एक ही सीक्वेंस था मेरा। मैं अपना क्या नाम है इनका, अजय देव, उनकी वाइफ का, काजोल जी, उनको उठा के ले आता हूँ और एक कार के बंगाल का बहुत बड़ा सेट लगाया था इंद्र कुमार जी ने। वहाँ अटेम्प्ट टू रेप एक वो है, फिर आमिर आता है जो होता फिल्म में, फिर फाइट वगैरह हो गया। सर मेरी फैमिली में जितने छोटे बच्चे थे 8-10 साल, जो सेंसिबल भी थे, थोड़े इतने छोटे भी नहीं थे, 8 साल 9 साल 10 साल के, सब ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। क्या गंदे आदमी आप तो। मैंने कहा यार कॉम्प्लीमेंट हो भगवान वाले, थैंक यू। तो ये तो बात अभी हम फिल्मों की विस्तार से करेंगे ही जी। लेकिन एक मुजफ्फरपुर, जिससे छोटे सी जगह, आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर यूपी हाँ, में, मुजफ्फरपुर बिहार में। बिहार, हाँ। मुजफ्फरनगर का एक छोटे से शहर, तब तो कोई बहुत बड़ा शहर अभी भी वैसे उतना बड़ा नहीं है। उस एक व्यापारी परिवार का लड़का बोलता है कि यार फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा। एक कीड़ा कैसे, मतलब कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है आपका? नहीं सर, कोई ताल्लुक नहीं, आप सच कह रहे हैं। लेकिन बचपन से ही मुझे अपने घर परिवार के बाद किसी चीज़ से प्यार था, तो सिनेमा से था। अच्छा। एनसीसी की परेड के लिए जाते थे तो यूनिफॉर्म में जाते थे। दोस्त दूसरा पक्का कर रखा था कि परेड में आ रहे 3 घंटे में आएंगे। पिक्चर देखते थे इंटरवल तक, इंटरवल में दोस्त आ जाता था, उसको टिकट देते थे, उसके बाद वो देखता था। नेक्स्ट डे की परेड में पहला वो देखता था, इंटरवल के बाद वो हमको देता टिकट, वो देखते थे। ऐसे फिल्में देखी। सर आप हमारे सीनियर हैं, हमने ये फॉर्मूला हमने भी आप ही से आया होगा कई कायनात से। नहीं, मुझे लगता है सर आप तो मुझसे ज़्यादा शरारती रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है आपको देख के, क्योंकि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। अरे सर, तो फिर इसके आगे क्या हुआ? सर मेरे भाई डॉक्टर थे बड़े, तो उनको लगा पता नहीं क्यों, हाँ, BR इशारा जी और उनके कुन्नू साहब जो उनके एडिटर थे, ये लोग कहीं मुजफ्फरनगर में किसी सिनेमा हॉल में किसी फंक्शन में गए थे, तो मेरे भाई भी पिक्चर देख रहे थे, तो आके बोले यार ये इतना इंटरेस्ट लेता है फिल्मों में, तो ये बन सकता है, वो बन सकता है, ये क्यों नहीं बनता, ये क्यों नहीं बन सकता है। तो बात आई गई होगी। जब 10th किया था, फादर ने पूछा क्या करना चाहते हो? मैंने कहा जी एक्टर बनना चाहता हूँ। बहुत ज़ोर से हंसे वो, कह रहे अच्छा पढ़ाई पूरा कर लो, उसके बाद जो करना कर लेना। सर मैं अपने 6 महीने के बेटे को छोड़ के आया था, मेरा पहला बच्चा वहाँ पे घर, और मैं बस स्टॉप पे खड़ा था। मैंने गजानन जागीरदार साहब का नाम सुना होगा आपने? हाँ हाँ। पूना इंस्टीट्यूट के फर्स्ट प्रिंसिपल थे वो। उन्होंने वहाँ से रिजाइन देके अपनी इंस्टीट्यूट शुरू की थी। शिवाजी पार्क में श्री रामचंद्र जी का म्यूजिकल हॉल है, साई प्रसाद बिल्डिंग, उसके टॉप फ्लोर पे। मैंने 2-3 जगह वहाँ दिया, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन एडमिशन के लिए हो गया।
सर मैं बस स्टॉप पर खड़ा होता था, कोई लेडी अपना छोटा बच्चा गोद में लेके बस स्टॉप पर खड़ी हो तो मैं बहुत रोता था, मेरा बेटा याद आता था। फिर मैं आंसू पोंछ के फिर बस में चढ़ जाता, एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। तो ऐसे संघर्ष से शुरू हुई कहानी सर। तो मतलब 6 शादी हो गई, बच्चा हो गया, जब पिताजी को बोला होगा कि यार अब मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ, तो फिर नहीं, ऊपर वाला जब कोई काम करना चाहता है आपका, तो कभी भी आप भी देख लीजिए अपनी कहीं बैकग्राउंड में जाके आप सोचिए, वो आपको रास्ता देता है, अगर वो चाहता है रास्ता देता है। मेरे बड़े बहनोई, सगे बहनोई, वो उस टाइम पे मतलब 73 में, तब तो शायद फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे क्योंकि काफ़ी यंग थे, वो मॉडल लाइन में पोस्टेड थे। तो मैं बोला कि मैं बाबूजी बोलता था, मैं बाबूजी मैं बहन को मिलने जाना चाहता हूँ। तो हाँ मिलाओ मिलाओ, कब कितने दिन की, आ जाऊँगा 8-10 दिन में, ठीक है। मैं एक बार एंट्री हुई बम्बे, उसके बाद उन्होंने बोला देखो भाई ऐसा है, ये मैच वैस सब है, अब किसी को प्रोड्यूसर डायरेक्टर, अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर को इसको बुलाना चाहें तो बुलाने हैं, उसको अच्छा ट्रीट हम कर देंगे, डीजाई ने बोला। पर मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसको बुलाता। और मेरी बदकिस्मती देखिएगा, उस मेरे आने के 20-25 दिन बाद ही उनका लेह ट्रांसफ़र हो गया। अरे बाबा। अब मैं घूम रहा हूँ, कहाँ करूँ, क्या करूँ। फिर उन्हें गेस्ट हाउस में 5 लोग रहते थे हम, 75 रुपये किराया था कुछ, वहाँ रहा। फिर घर गया, खूब डांट खाता था। और हमारे यहाँ का छोटे शहरों का आपको मालूम है, ऐसा है कि इस लाइन के लिए उस टाइम पर तो जा देता, क्यों भाई बन गए हीरो, अरे भाई अपने माता पिता को मिलने आए भाई, उन्हें ना मिले, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बे आ गया, ऐसे भाषा बोलते थे। तो मैंने सोचा यार गड़बड़ है मामला। तो मैंने जानबूझ के, एक ने बोला, मैंने सड़क पे उसकी ठुकाई करी, बहुत बहुत तगड़ी करी, और खूब सुनाया ऊँचा ऊँचा पर, यार माँ बाप से मिलने आते हैं, हो जाएंगे, बन जाएंगे यार, हीरो बन जाएंगे, चिंता मत करो। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजर के, पिताजी से खूब डांट खा के, भैया तो हंसते कुछ नहीं बोलते, तू देख यार अपने हिसाब से, यहाँ मैं संभाल रहा हूँ, कुछ चिंता की बात नहीं। तो प्रभु ने सहायता की, तो आप लोगों की कृपा से 400-450 फिल्म हो गई हैं। तो वो जो पीरियड होता है जब पहला काम मिलना, जिससे हम बता पाए परिवार को, और परिवार समाज को, रिश्तेदारों को कि ये देखो ये कर रहा है लड़का, और उसके पहले फिल्म इंडस्ट्री की जो आर्टिस्ट झेलता है यहाँ पर, वो अलग मुद्दा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा माँ बाप और परिवार झेलता है ना। बिल्कुल झेलता है, और शादीशुदा आदमी की तो पत्नी भी झेलती है, वो बहुत ज़्यादा झेलती है। लेकिन मेरी पत्नी से मैंने एक बार बात की थी कि मेरे ससुर साहब ने मुझे बहुत डांटा था कि तुम तो हमेशा बोलते हो अब की बार लेके जाऊँगा, अब की बार लेके जाऊँगा, मैं कहाँ से लेके आता। तो घर वाले संपन्न थे, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था मेरे फादर का, घर में 3-4 कार रहती थी, ऐसा नहीं कि मैं भूखा मरा यहाँ के, लेकिन वो नहीं चाहते थे, बोले घर संभाले अपना। तो सर इसमें एक फिल्म थी पापी, ओ.पी. रहन साहब की, संजीव कुमार जी, सुनील दत्त साहब ये उसमें थे। उसमें एक गैंगस्टर का रोल मिल गया था मुझे। तो मुझे ओ.पी. रहन साहब के असिस्टेंट थे गोयल साहब, ओ.पी. गोयल, उन्होंने बंदे हाथ डायरेक्ट की थी, उन्होंने उनसे मिला रहन साहब से। तो तब बड़े बड़े डायरेक्टर बहुत थे, बड़े, ओ.पी. बहुत रलन, बड़े, बहुत बड़े। बहुत बड़े। फूल और पत्थर रिलीज हुई थी, सुबह तलाश हुई थी, मुझे पोस्टर याद है आज तक। राजेंद्र कुमार वो जीजा साले थे एक्चुअली। अच्छा। हाँ रहन साहब, बड़े पोस्टर में लिखा था भारतवर्ष में बनी 1 करोड़ की पहली फिल्म, ये पोस्टर पे लिखा हुआ था, देखता था मैं। वाह। तो सर उन्होंने मुझे, क्या ठीक है, मैं 64 या 63 kg का था। रहन साहब बोले तुम क्या बनना चाहते हो, मैंने कहा विलन। क्यों, हीरो क्यों नहीं। मैंने सर मुझे अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं है, ना अपनी शक्ल के बारे में, और दूसरा मेरा ये मानना है कि विलेन को ज़्यादा वेरिएशन मिलते हैं एज एन एक्टर। कैसे, मैंने कहा हीरो ने गाना गाया, ये क्या है, परिवार दिखाया, क्लाइमैक्स में विलेन को मारा, अब विलेन अगर उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो हीरो हो जाता है फिल्म का। समथिंग लाइट में 2-3 चीज़ बोली, तो वो मुझे पहला ब्रेक था। और 40 दिन एक बहुत बड़ा सेट लगाया था आरके में, पूरी इंडस्ट्री देखने आई थी। और उसमें जो पहले ज़माने में होता है ना, कांच के पीछे विलन बैठता है, जो मेन विलन है, हाँ, वो कमल छुप के कपूर बैठता था। हाँ, कमल कपूर जी ने वो रोल किया हाँ। था। उसमें मुझे एक डायलॉग बोलने को मिला था, हम प्रेस वाले हैं, और वो कटा भी नहीं। ये इस बात की खुशी है कि अब कटा उस नहीं। सवाल का जवाब आ रहा है जो आपने पूछा था। सर मेरे शहर में ऐसा हल्ला हो गया था,
अबे फलाने ने तो फिल्म में उसमें काम किया, और सुनील दत्त की फिल्म में डायलॉग बोल रहा होता साला। उसके बाद जब घर जाता था, एक डायलॉग के बाद, कैसे भाई ब्रिज गोपाल जी, बच्चे याद कर रहे थे, बोले अंकल कब आएंगे, आप कौन सी विस्की पीते हैं, शाम को आप साथ में हमारा खाना खाएंगे। मैं कुछ नहीं बोलता, मैं बोलता परवरदिगार। कोई तो सफलता के सैकड़ों रिश्तेदार है, असफलता का दोस्त भी नहीं है। नहीं है कोई सर, नहीं है। देखिए इससे अच्छी इंडस्ट्री कोई दुनिया में नहीं है, अगर आपके पास काम है तो। और एक बात उतनी सच और भी लगती है, मतलब जावेद साहब जी भी अक्सर जो बोलते हैं, या बच्चन साहब, जितने ही आज सक्सेसफुल लोग हैं, या जो स्ट्रगल के दिनों के साथी होते हैं, वो ताउम्र जुड़े रहते हैं। हाँ सर, बात तो सही है, लेकिन मेरी तो बदकिस्मती है कि मेरे स्ट्रगल के टाइम का कोई भी आदमी नहीं है इंडस्ट्री में शायद। मैं सर 15 साल बाद मुझे पहला ब्रेक मिला, इसको बोलते पिक्चर हिट हुई, पहली बार किसने मुझे बुलाया। सर इसका भी एक किस्सा है, सुनना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं घर आया, कुछ कहीं काम से गया हूँगा, तो मेरे नेबर थे, इफ्तिकार साहब की बेटी नेबर थी, तो बहुत अच्छी फैमिली थी वो। तो उन्हें बोलते ब्रिज गोपाल तुम मेरा नंबर दे दो, बस ये बोलो कि इतने बजे से इतने बजे तक करें, उसके लेट ना करें। तो मेरे मैसेज वहाँ आते थे। तो मैं घर आया तो मेरे बेटे ने बोला, छोटा था मेरा बेटा, कि डैडी आंटी के यहाँ फ़ोन आया था, नासिर हुसैन के आपको बुलाया। मैंने यार नासिर हुसैन साहब इतना बड़ा नाम, मैं कभी गया है बिना भी नहीं, कैसे क्या। तो थोड़ी देर में पेपर ले गया, शीट ले गया कि ये नंबर है, उनका नंबर दिया था। मैंने यार इसका, मैंने अठन्नी लिए, 2-4 आठाने के सिक्के लिए, नीचे आके फ़ोन किया। जिसने उठाया था उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने इसके पहले एक फिल्म आई थी मिर्ज़ा ब्रदर्स की मिसाल, पहली फिल्म बनाई थी इन लोगों ने, मिर्ज़ा ब्रदर्स ने। नसीरुद्दीन शाह हीरो थे उसके, और विजेता पंडित हीरोइन थी। अनुपम खेर उसमें पहली फिल्म में एज विलेन आए थे शायद। तो मेरा अच्छा रोल था, 2-3 सीन का रोल था मेरा हालांकि। तो कहने लगे आपने उसमें काम किया था? मैंने जी। आपके कैरेक्टर का नाम रमेश त्यागी था? मैंने जी हाँ। हमारे ऑफिस आ जाइए, एक फ़ोटो लेके आइए। मैंने मुझे मालूम नहीं, सॉरी आपका ऑफिस कहाँ है? तो बोले महबूब स्टूडियो के सामने। मैं गया, अंदर गया, बैठा था एक आदमी, यहाँ फ़ोटो लाया ना, ले जाए। तो लेके अंदर गए, फिर वापस आए कि ले आइए। मैं अंदर गया, एक हैंडसम सा लड़का बैठा, यहाँ मुझे बैठाया गया, इधर नासिर साहब बैठे, उनको तो पहचानते सब। तो बैठ गया मैं। नासिर साहब ने फ़ोटो देख रहे थे, वो टेबल के ऊपर स्लाइड किया। पहले उन्होंने बोला हाँ मैं मंसूर खान, मेरे डैडी नासिर हुसैन साहब, मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने उसकी तरफ स्लाइड किया कि मंसूर ये नहीं, किलर में नहीं चलेगा लड़का, इसका फेस बहुत सॉफ्ट है, तुम कोई और रोल देना हो तो। बोले नहीं, नथिंग डूइंग, ही इज़ माई किलर। अब बाप बेटे बात कर रहे हैं, और वो भी नासिर साहब, तो मैं तो चुप बैठा, क्या बोलूँगा। तो मंसूर भाई ने बोला कि मैं आज रात को आप इनका एक सीन दिखाता हूँ, तो तब आप डिसाइड कीजिए। मुझे मंसूर भाई ने बोला कि कल आ सकते हैं? मैंने मंसूर भाई कोई काम नहीं, कहो तो यहीं सो जाऊँ। तो हंसने लगे। तो बोले कल फ़ोन करके आ जाइए। मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन किया, तो मैं गया, वही आदमी मिला। मेरे से कुछ नहीं किसने पूछा ना बोला, वो सामने डीपी साहब का केबिन है, वहाँ चले जाइए। मैं गया, एक एग्रीमेंट रखा था, कुछ 10-15 हज़ार का होगा शायद, एक एयर टिकट रखा था, डेट्स रखी थी, और एक चेक रखा था। उन्होंने साइन कीजिए, आपका चेक है, 4 अक्टूबर को आप वहाँ जा रहे हैं और बेंगलोर, और इतने दिन की आपकी शूटिंग है, आपका चेक इतना अमाउंट आपका। तो मैंने भगवान, नासिर हुसैन क्या नाम, बेटा डायरेक्ट कर रहा है, ये वो। तभी एक उसी टाइम पे मैंने कहीं आमिर को देखा था, कोई बात नहीं। तो मैं आया, बहुत खुश हुआ। मैं सबसे पहले गया मिर्ज़ा ब्रदर्स के ऑफिस में। मैंने बोला कि मुझे एक फ़िल्म मिली है नासिर साहब की, और वो मिसाल के रेफरेंस से मिली है, तो थैंक यू वेरी मच। मैं शहनशाह में एक कैरेक्टर करने वाला था, उसमें मेरी अभी भी कभी कोई देखेगा तो शायद 1-2 जगह में दिखाई पड़ूँ खड़ा हुआ। हाँ। क्यों झूठ नहीं बोलता, मैं खड़ा था तो खड़ा था। तो मैंने टीनू जी को बाद में बोले, डेट पास आ गई थी, तो मैंने टीनू जी मेरा ऐसे ऐसे बोले यार अभी तक तुम्हारा वो एक ही सीन है, अभी तक तुम्हारा आया नहीं, तो देख लो तुम्हारी मर्जी हो, करना करो, वैसा कर लो। मेरे मन में आया कि यार अब वो तो आमिर को देखा, छोटा सा तो लड़का, नासिर साहब खुद डायरेक्टर है नहीं, और यहाँ एक सीन है, वो भी शायद बच्चन साहब के साथ हो, तो लाइफ बन जाएगी यार। फिर ज़मीर अंदर का बोला नहीं, तुम कमिटी दो दूँगा, इन्होंने तो बोल दिया जाओ, मैं चला गया। सर वही शहनशाह, वही क़यामत से क़यामत तक, मेरी रोटी वहीं से शुरू हुई। 6 महीने ट्रायल्स हुए थे सर, हमने दोनों शूट किए थे, हैप्पी एंडिंग भी और सैड एंडिंग भी। सैड रखी गई, हैप्पी नहीं रखी गई, उससे मेरा कैरेक्टर और उभर गया।
क्योंकि मैं गोली मारता हूँ दोनों को वगैरह। दुनिया की नफरत का सामना आपको मिला, जो मुझे वो चाहिए था मिल तारीफें गया। मिली। मैं ही बोलता हूँ हमेशा, कैमरा पे देख के बोलता हूँ हमेशा कि भाई मुझे प्लीज़ प्लीज़ इतनी नफरत देते रहिए आप, थैंक यू वेरी मच। क्या बात। सो मतलब कयामत से कयामत तक एक, मतलब आज की तारीख में भी, उस समय तो मतलब वो रेज थी, मतलब हाँ ना, बहुत, मतलब लोगों के धड़कते हुए दिलों हाँ में हाँ, आमिर हर और लड़की को जूही, आमिर चाहिए था, हर 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 लड़के को लड़के को जूही जूही। चाहिए थी, तो और मैं सबका दुश्मन था। सबके दुश्मन थे आप। तो वो पूरा शूट के दौरान का कुछ एक्सपीरियंस, कुछ यादें बांटना चाहेंगे क्या क्या? शूट के टाइम पे ऐसे कोई बड़ी बात नहीं कि होटल में जहाँ हम ठहरे थे तो अक्सर देखता था कि जूही नीचे आकर रोती थी, क्योंकि ये किसी और नाम से साउथ की फिल्म्स कर रही थी, तो इसकी हाँ डेट क्लैश होती थी, तो हाँ रोती थी वहाँ के। तो मुझे यही लगता था, मैंने कहा तो हीरोइन है यार। वहाँ से हम जाते थे रॉक्स, जहाँ पर क्लाइमेक्स शूट हुआ, वहाँ से कारों में जाते, वहाँ से काफ़ी पैदल चलना पड़ता था, फिर रॉक्स के ऊपर चढ़ना पड़ता था, तो वहाँ मज़ा आता था शूटिंग का। और 8 आने का नारियल पानी मिलता था, नारियल पानी वाले ऊपर आते थे, तो शूटिंग में एंजॉय किया सबने। बस एक था कि अगर आमिर और मंसूर भाई का कोई डिस्कशन शुरू हो गया, किरण देवंश जो कैमरा मैन है, उसकी पहली फिल्म थी एज कैमरा मैन, पहले ये नदीम भाई के असिस्टेंट थे, तब से जानते थे। हम सब जो है, मैं भी, किरण भी, और जो भी लोग थे असिस्टेंट, सब बैठ जाते, भैया अभी घंटा 2 घंटा आराम है। तो आमिर तब से डिस्कशन के माहिर है। तब से आमिर आमिर वो दोनों डिस्कशन, कब लंबे डिस्कशन चलते थे उन लोगों के, ठीक है, रिजल्ट दिया। तो वैसे प्यार से, बहुत अच्छे प्यार से काम हुआ सर। और ये लोकेशन वही थी ना, रामनगर, जहाँ पे उसके शोले भी आसपास, शूट उसके हुई थी। आसपास थी, हाँ। हाँ, वो रॉक्स थी सर, वो उसी टाइप की। तो कयामत से कयामत तक तो हो गई यार, सब बढ़िया, लेकिन मेरा जो फोकस मैं शिफ्ट करना चाहूंगा कि आपने बताया कि 15 साल बाद वो आई, लेकिन पहला जो, जिसको बोलते हैं ना, यहाँ पे आने के बाद मीटर चालू होना, घर से कितना ही पैसा हो, लेकिन जमीर गवारा नहीं करता ना कि घर से पैसा घर मंगा वाले लो। भूखे तो नहीं मरने दे रहे थे, लेकिन इतना हाँ कम देते थे कि भाग आए। हाँ तो मैंने बताया ना, गैंग में मैं काम किया, मैंने गैंगस्टर बन के। हाँ पूरी फिल्म का 1,000 का साइन हो जाता था एग्रीमेंट, 10 रुपये। जैसे पापी ही फिल्म की बता रहा हूँ, इसका एक डायलॉग मैंने बोला, उसके एक जो प्रोडक्शन मैनेजर थे, उनका नाम था दिलबाग आहूजा। वो गोविंदा आहूजा है ना, गोविंद राम आहूजा, गोविंदा के सगे चाचा थे। तो वो कहानियाँ सुनाते थे, अरे हमारे भाई हारून साहब बोलते हैं, अरुण साहब, गोविंदा के फादर का नाम अरुण था ना, हीरो हीरो रहते हैं, हारून साहब हीरो थे, और ये थे वो थे, बताते। मैंने कोई बड़ा इंटरेस्ट लेकर सुनता था, तो उनको मुझसे कुछ प्यार से हो गया था। तो मेरे 10 रुपये के लिए लाइन लगती थी, कन्वीनियंस मिलता है 10 रुपये, तो वो मुझे बैठा लेते अपने, बाकी तेरे को बाद में दूंगा, बैठ बैठ जा। तो वो 10 रुपये में सर बढ़िया खाना वाना भी खा लेता था। स्कूटर ले आया था, भैया ने मुझे कहा तुम मेरा स्कूटर ले जाए तो परेशानी हो रही हो कुछ तो। और 7 रुपये का रम का क्वार्टर आता था, तो 3 दिन बढ़िया चलता था। क्या बात है। तो वो पैसा, खाना वहाँ मिल जाता था, फिर दूसरी कोई फिल्म में भी खाना वहाँ मिल जाता था। यहाँ पेइंग गेस्ट रह लिए, वहाँ एक रूम में 5 लोग रह रहे, वहाँ रह रहे 75 रुपये महीना में, ऐसे कर। वहाँ खाली जब घर जाता था तब कोई खुश नहीं था। मेरी माँ बहुत खुश थी, छोटे छोटे रोल देख के भी। मेरी माँ का तो ये है, मेरे को वहाँ के शहर के फ्रूट्स वाले बोले हैं, मैं गया बाद में, कि जब आपकी बेटा रिलीज हुई, आपकी अम्मा जी आती थी, बोलते हो मेरा भैरव सिंह नाम था उसमें, अरे भैरव सिंह आया हुआ है, तुम आना घर पे मिलने। क्या बात है। क्योंकि माँ चाहती थी बन जाऊँ। उसने मुझे पिताजी की चोरी से 2,000 रुपये दिए थे मैंने, तो वो 2,000 नहीं है तो एडमिशन भी नहीं होता मेरा। तो वो पीरियड भी निकल गया, क्योंकि कुछ मतलब कि फिल्म के माहौल में तो है कम से कम है। फिर मैंने MG हशमत एक राइटर थे, कोरा कागज वगैरह लिखे उन्होंने, मेरा जीवन कोरा का, काफ़ी फिल्मों गीत लिखे, मैंने उनको असिस्टेंट ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। तो उनके साथ मैं कुछ राइटिंग में भी हेल्प करता था, ये करता था। 2-3 फिल्में इनकी शुरू हुई थी बड़ी, एक हुई थी महानगर, जिसमें गोल्डी साहब, जितेंद्र जी, सब बड़ी स्टार कास्ट थी। तो उसमें मुझे उन्होंने मैं एक्टर ही बनना चाहता, उन्हें भी 1-2 सीन का रोल दिया था। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, तो जो कार्ड छपा था मेरे पास आज तक है, गोल्डी साहब, जीतू जी, शशि कपूर जी, ये और मेरे भी फ़ोटो है उस टाइम का। अरे मेरे पास आज तक रखा है वो, मैं आपको भेज दूंगा फ़ोटो खींच के उसका। वो तो मतलब बहुत बड़ा बहुत सर्टिफिकेट बड़ा हो सर गया। मेरे लिए तो। मैं मतलब, तो उन्होंने भी 1-2 सीन का रोल दिया था, फिल्म बनी नहीं बाद में वो। फिर मैं जागीरदार साहब के यहाँ से मैंने इंस्टीट्यूट से पास किया था, तो मैंने अपने बैच को टॉप किया था। हमारे सब टीचर्स जो है फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे के थे वो, तो उनमें से एक रिज़ाइन करके जा रहे थे,
तो दूसरे जो थे वो जो मेरे असली गुरु हैं, नूरी बोलते हैं उनको प्यार से, अहमद नूरुद्दीन, वो सुभाष घई जी और ये असरानी जी, उनके फर्स्ट बैच के थे वो। अच्छा। तो वो मेरे को पता नहीं बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने वो रिज़ाइन करके जा रहा था, तो जागीरदार साहब दूसरा टीचर ढूंढ रहे थे। तो नूरी साहब ने उनको बोला कि इसको रख लीजिए, लड़का सिंसियर है, काम भी जानता है, टॉप किया है, बाकी मैं समझा के करा लूँगा इससे। तो मुझे वहाँ 700 रुपये महीना की जॉब भी मिल गई थी। और जागीरदार साहब छोटी मोटी मराठी फिल्म बनाते थे, सेव हाँ। वगैरह वगैरह। तो वे उन्होंने एक वो बनाई थी अपना टेलीफिल्म जादूगर, पीसी सरकार थे ना, उनके ऊपर हाँ। बनाई थी, और वो रोल संजीव कुमार जी ने किया था। हालांकि उस टाइम स्टार थे संजीव कुमार जी। तो जागीरदार साहब को मैंने बातों अब तो संजीव कुमार जी को अच्छे से जानते हैं, हाँ क्यों, बहुत काम किया, क्यों। तो एक मराठी लड़का कोई नहीं लिया था, मैंने कहा एक बार बात करके देखो यार, वही रोल कर दे। पागल है, दिमाग ख़राब है तेरा, हर ये रोल करेगा। मैंने सर एक बार ट्राई तो करो ना प्लीज़। तो उन दिनों वो एक किताब लिख रहे थे एक्टिंग के ऊपर कुछ, तो उनका ड्राइवर भी मैं था, और वो लूप वाले आते थे। हाँ, रिकॉर्डिंग। नागरा टाइप के जो होते हैं। तो दिलीप कुमार साहब से लेके नरगिसी से लेके, जस्ट नेम द पर्सन, मैं सबको मिला हूँ, क्योंकि माइक लेके मैं ही बैठता था। और उस टाइम पे सबके इंटरव्यू में जो बोल रहे थे, मेरी आधे से ज़्यादा ट्रेनिंग उनको सुन के मेरी ट्रेनिंग हुई है। यूसुफ साहब से लेके कहीं तक भी आप नाम लीजिए उस टाइम के स्टार का, सबका इंटरव्यू लेते हैं। तो जागीरदार साहब बोले नहीं यार, मैंने साहब एक बार ट्राई करो आप। तो उन्होंने नंबर निकाला, फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला वो हाँ शूटिंग कर रहा है सेठ स्टूडियो में। वो सेठ स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे उनकी, अपना साधना जी के हस्बैंड बना रहे थे शायद वो फिल्म, एक फिल्म थी साधना जी के हस्बैंड साहब उसके, नैयर साहब शायद, हाँ। हाँ वो प्रोड्यूसर थे। गए हम लोग, तो पहले यार स्टूडियो के बाहर बोले तो बेकार का वो कर, जिद कर, मैंने चलो तो एक बार सर। गए तो हरी भाई मिले, तो मैंने कहा जागीरदार साहब कुछ बोल नहीं रहे थे, मैंने कहा हरी भाई वो सर एक टेलीफिल्म बना रहे हैं, तो उसके लिए आपसे बात करना चाह रहे थे। वो जादूगर है, उसकी कहानी है कुछ है, उसके माँ बाप को ढूंढ रहा वगैरह वगैरह। अच्छा था, मैंने सर बताइए ना आप क्या। तो हम जागीरदार सर बोले, सब बोले, हरी भाई बोले आपकी डेट कितने दिन चाहिए आपको। तो कुछ दिन बताए, उन्होंने कहा ठीक है मैं कर रहा हूँ। क्या बात मैं बाहर निकला, मेरे जागीरदार साहब को बोला सर बोलो क्या बोलते हैं आप, ऐसे बोला। अरे चुप है, चल गाड़ी स्टार्ट कर। आ गए। अब हरी बात की सुनिए, हरी भाई के साथ इतने प्यारे आदमी थे, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका कमाल था। हम इसमें शूटिंग कर रहे रविंद्र नाट्य मंदिर में, वो जादूगर वाला, है। वो तोप में लड़की जाती है, उसके बाद जो भी जादू का करते हैं सरकार करते हैं। एक लड़की है इंडस्ट्री की, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, और जो उनकी वाइफ है जिन्होंने कौन सी कश्मीर फाइल्स बनाई, क्या नाम है इसका, पल्लवी। पल्लवी। पल्लवी छोटी थी तब, हाँ। तो पल्लवी को था को रोल दिया था, और अंदर जाती है उसके, और फिर तोप चलती है, तो वो लड़की फिर जिंदा इधर से आती है वगैरह वगैरह। तो मैं उसको आज भी जब भी मिलती है मैं बोलता हूँ देवकन्या, देवकन्या बोलते हैं। मैं जब भी अब तो बहुत बरस से मुलाकात थी, मैं उसको देवकन्या ही बोलता हूँ तब से। तो जागीरदार साहब ने बोला एक दिन, भाई पहले ही दिन तो हरी को पूछ ले क्या खाने के लिए क्या मंगवाना। मैं कहा हरी भाई आपके लिए क्या मंगवाना है, सब क्या खा रहे हैं। हरी भाई बोले सब क्या खा रहे हैं। मैंने ये बड़ा है स्टेशन, मैंने कहा सबके लिए डब्बे आए हैं उसके बिरयानी के, हाँ वही खा लूँगा, वही भेजते। सर बहुत बड़ा लेसन लिया मैंने, ऐसे कोई संजीव कुमार नहीं बनता। एक बात, इस बात से अलग जाके आपको बताऊंगा अभी। प्रीमियर पे क़यामत से क़यामत तक अप्सरा में था, इंटरवल हुआ, सब हुआ। मैंने नासिर साहब से पूछा कि सर एम आई ओके एज ए किलर। उनके शब्द थे ना, मुझे आज भी रोंगटे खड़े होते हैं जब किसी को बताता हूँ। बोला यू आर वेरी गुड, आई वॉज रॉन्ग। क्या बात। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई थी उस टाइम पे भी कि आदमी ऐसे नासिर हुसैन नहीं बनता यार, तेरी औकात कुछ नहीं। वो आदमी कह रहा है कि वो चाहते तो बोल सकते हैं हाँ ठीक किया चलो हो गया। मुझे उन्होंने मोटिवेट किया, ये छोटी छोटी बातें सीखी। अब हरी भाई की एक बात पे और बताऊंगा आपको, भी इंटरेस्टिंग है। जागीरदार साहब को बोलते थे अरे उसको बुलाइए, वो आपका असिस्टेंट जो है, वो एक दो असिस्टेंट के नाम थे, वो नहीं वो जो एक्टर भी है, मैंने उनके पीए का भी रोल किया था उसमें। अच्छा। हाँ उसमें टेलीफिल्म में। तो मैं गया, हरी भाई ज़रा ये नंबर ले, शत्रु का नंबर है पर्सनल। बोला मेरे लास्ट शॉट में निकल रहा है, उसको बोला आ जाए। अच्छा।
अब आगे तो पता ही है आपको। तो नेक्स्ट जैसे क्या होता था, मैं कितना इस ऐसे से जगह से महल हर मैंने हर कदम पे सीखा सर। और मैं ऊपर, और आज भी मेरी ये है कि मैं घुटनों के बल बैठ के ऐसे सीखता हूँ सर, आज भी किसी से भी। आपसे भी 10 बात सीख के जाऊँगा मैं ऐसा आज। तो दूसरे दिन से होता था, मैं भी ऐसा करता था, शत्रु साहब को फ़ोन कर देता था। तो ऐसी प्यारी प्यारी बातें रही है ज़िंदगी में सर। क्या मतलब, हरि भाई तो एक तो अद्भुत कलाकार, अद्भुत ही अद्भुत कलाकार, सेंस ऑफ मतलब। ह्यूमर कमाल था सर उनका। मतलब किसी एक्टर की हिम्मत हो कि नया दिन नई रात में 9 रोल कर पाए। ग्रेट ग्रेट और एक्टर। सर इतना बड़ा स्टार, वो खाने के लिए बोला है, वो डब्बा ही भेज दे मेरे लिए, वही खाऊंगा मैं। मतलब अभी उनकी पुण्यतिथि भी गई, उसी दिन हाँ सुलक्षणा जी भी गई। हाँ। तो क्या कोइंसिडेंस है, क्या प्यार रहा होगा उस लड़की का उस आदमी के लिए। मतलब इतने साल शादी ना करके उसी दिन एक्सपायर हुई जिस दिन हरि भाई अरे गए भाई गए थे, संजीव ये कुमार तो के। हद ही है, मतलब हद है सर। मतलब कमाल का ये, इसको ऊपर वाले का इत्तेफाक का है या उस प्यार का हाँ, जज्बा उनका का कुछ है। आत्मिक कुछ रहा, स्पिरिचुअल कुछ रहा है। अद्भुत अद्भुत। तो ये सारी यात्रा जब चलती रही सब, पापा कब खुश हुए आपसे पहली बार कि। मेरे, हाँ अच्छा बोला आपने। राजेंद्र सिंह आतिश थे राइटर, जिन्होंने ये मैंने आत्म की थी नागिन, नागिन, हाँ राजकुमार जी की। हाँ सब बड़ी स्टार कास्ट थी, उसके हाँ। राइटर थे। तो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी हिंदी पंजाबी में, पंजाबी रुक गई थी, हिंदी रिलीज हुई थी। अच्छा आप ये बताइए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा का हीरो कौन था और विलेन था आपने सब फिल्में देखी हैं? पुरी साहब। पूरी साहब ना। हाँ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक पिक्चर रिलीज हुई थी 70s में, हाँ जिसके राइटर डायरेक्टर वो थे सरदार राजेंद्र सिंह आतिश, और गोपाल सहगल के बेटे किशोर सहगल, गोपाल सहगल जो पंजाबी फिल्मों कॉमेडियन रहे थे मशहूर, हाँ हाँ, वो प्रोड्यूसर थे। सुदर्शन नाग जो कैमरामैन थे, उनका छोटा भाई अशोक नाग, एक हीरो वो था, एक तारिक शाह था, और एक देवेंद्र खंडेलवाल था। और उन तीनों के सामने एक विलन था जिसका नाम है ब्रिज गोपाल। उस फिल्म का नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये आपकी दूसरी दिलवाले हैं जिसकी बात कर रहे हैं आप मुझसे सर। ओहो, पहले दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा का विलन बैठा हूँ आपके साथ। क्या बात है। अच्छा लगता है ना। हाँ, उस स्टोरी अलग थी या अलग थी। टाइटल। उन्होंने वो सिजलर ऑन द रूफ समथिंग ऐसा फिल्म का नाम है, इंग्लिश फिल्म में है। फिडल ऑन द रूफ। फिडलर ऑन द रूफ, फिडलर हाँ। ऑन द रूफ, वो दर्जी की कहानी है। हाँ वो रोल पता किसने किया था? देश गौतम डायरेक्टर हैं, उन्होंने वो अच्छा। रोल किया था कि उनकी बेटी होती है, तीन बेटी होती है, हाँ और ये 3 हीरो हैं। और वो उसके बाद ये कहानी फिडलर ऑन द रूफ के जो है, हाँ। उसकी कहानी को बताया था उन्होंने। और उसको देख के पापा खुश हुए। नहीं, वो तभी कैसेट वैसे जब उसके आए कुछ, तो वो गए थे ना, तो मेरे सामने नहीं बोले, देखी वेखी फिल्म, और उसमें सिगरेट विगरेट पीता मैं। तो मेरे को मेरी बहनों ने बताया, पिताजी ये कह रहे थे, पता क्या कह रहे थे? मैं क्या, मेरे फादर स्मोकिंग करते थे। एक्टर है तुम्हारा भाई, बकवास। अबे ऐसे सिगरेट पी जाती है क्या? सिगरेट हमसे सीखो कैसे पी जाती है। तो ये इस बात का सबूत था कि वो खुश हुए। हाँ। तो ऐसे उन्होंने कुछ फिल्में देखी, तो मुझे ये संतोष है कि वो कुछ मेरा काम देख के मैं कर रहा हूँ। और माँ ने तो मेरे बेटा बेटा सब देखी है उस टाइम तक, रही माँ तो मेरी। हाँ, क्योंकि पापा नाराज थे, वो खुश, उनका खुश होना जरूरी था कि हाँ यार सर मुझे आज सुकून है इस बात का, वरना मैं उस गिल्टी में ही जीता। एक बार आप समझेंगे इस बात को, हर आदमी नहीं समझेगा, शायद ये सुनने वालों में भी बहुत लोग समझे इस बात को, कि फ्रंटियर मेल से आता था मैं। फ्रंटियर मेल हमारे मुजफ्फरनगर में रुकती है और सीधा बॉम्बे आती है। तो एक ड्राइवर थे हमारे यहाँ, खन्ना जी। तो गाड़ी, मेरे फादर मुझे गाड़ी तक छोड़ रहे थे, मैंने सामान वामान रखा, तो खन्ना जी मेरे पास आके धीरे से बोले, आपने बाबूजी की आंख देखी है? तो मेरे फादर बहुत दबंग थे, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, धोती कुर्ता पहनते, 6 फुट 2 इंच के, हटे कटे बिल्कुल। तो मैंने देखा उनकी आंखें कोई रेडिश थी और दबाई थी आंखें थी। मुझे उस दिन अपना से नफरत हो गई। मैंने, ये मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, इसका इनको लग रहा है, महसूस हो रहा है। मुझे वाकई लगा कि मैं बहुत, मैं अपने पिताजी को दुखी देख मैं ये लगा मुझे कि मैं इनको दुखी कर रहा हूँ। तब मेरे पीछे कितना दुखी होते होंगे। अरे कौन बोल रहा? ड्राइवर बोल रहा मुझे कि आपने बाबूजी की आंख देखी है। तो ऐसा रहा सर। खैर,
मतलब उसके बाद वो काम देख के खुश हुए, हाँ प्रसन्न? वो गए, वो ठीक से मतलब देखे। उसके बाद तो सर मेरी और है एक बात, जब मैं देव साहब की शूटिंग कर रहा था प्यार का तराना की डेनमार्क में, उसके पहले मैं घर गया था जुलाई में। तो मैं पैकिंग कर रहा था, तो आंगन में जहाँ तुलसी उलसी रहती है, तो मैं उधर कोने में टेबल कर रहा था। फादर मेरे वॉक कर रहे थे ऐसे ही आंगन में। बोला जा रहा तू बॉम्बे? मना है। अच्छा अच्छा, अभी क्यों आया तू? पहली तारीख को आना चाहिए था। ये तारीख 20 के करीब की बात है, जुलाई की। मैंने क्यों? कह लेगा नहीं वो तेरी बहन की लड़की का बर्थडे भी है ना 3 तारीख का। मैंने कहा हाँ हाँ, वो तो कोई बात नहीं। हो गया सर, मैं आ गया बॉम्बे, डेनमार्क चला गया। एक दिन लोकेशन गए हम, तो कैमरामैन मेरे पास आया कि देव साहब ने बुलाया। मैं गया देव साहब के पास। देव साहब ने कंधे पे हाथ रखा, ब्रिज यू आर ए ब्रेव बॉय। एक्शन एक्शन कुछ चलते। मैंने कहा आज ये मरवाएंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे देव साहब कि बेटा हाथ पैर टूटने वाले तेरे। तो मैं अंदर से वही सोच रहा है। मैंने सर क्या बताइए भाई, कमान कमान ब्रेव बॉय है ये, वो गुड एक्टर का पता नहीं 2-4 बात बोली उन्होंने, और कंधे पे हाथ रखा तो नहीं चली। तो उन्होंने बताया कि फादर इज़ नो मोर। और 2 दिन पहले हमारे ऑफिस में फ़ोन आया था, तो मोबाइल तो तब थे नहीं, तो इसमें तो क्या करना चाहोगे? मैंने सर मैं घर फ़ोन करना चाहूँगा। तो मैंने बॉम्बे फ़ोन किया, तो फ़ोन घंटी बज रही, किसने उठाया नहीं। फिर मैंने फैमिली फ्रेंड को फ़ोन किया बिल्डिंग में, तो उसने बोला कि नहीं सही बात है यार, तुम्हारे बच्चे लोग चले गए। और वो तब पहुँचे जब उनको शमशान पहुँच चुके थे, वहाँ जाके वो लोग उन्होंने दर्शन किए। मैंने देव साहब को बोला सर, अब मैंने सोचा डेनमार्क लेके आए हैं, अभी आर्टिस्ट चेंज होगा, बॉम्बे से कोई आएगा, ये सब भी दिमाग में चला। मैंने सर मैं दर्शन तो कर नहीं सकता पिताजी के, अब मेरा काम ख़त्म कर दीजिए। सर उन्होंने फ़ौरन जहाँ शूटिंग कर रहे थे, मेरा रोड पे कुछ सीन थे, वहाँ लगे और स्टार्ट किया मेरा शूटिंग। मैं फुटपाथ पे बैठ कर रोता था, और शॉट रेडी होता था तो असिस्टेंट आके मुझे टच करता था। मैं उठ के आंसू आंसू पोंछ के शॉट देता था, वही अपना जो नेगेटिव रोल का होता है वो देता था, परफेक्टली देता था। आके फिर बैठ कर रोता था। उसके बाद मैं घर गया, उनकी 13वीं पे मैं वहाँ था। और अजीब इत्तेफाक, जैसे आप हरी भाई के बोल रहे थे, जिस दिन उनकी 13वीं थी, उसके अगले साल ठीक उनकी 13वीं के दिन मेरी माँ गई। ओह, उसने मुझे रोका था, मैं घर पर था तभी। तू जा रहा है? मैंने कहा हाँ। अरे 2-3 दिन के बाद चले जाना, शूटिंग है। मैंने कहा नहीं तो ठीक है। तीसरे दिन थोड़ी एसिडिटी लगी, लगी भैया ने ट्रीटमेंट कर रहे थे मेरे यहाँ से रख के, तीसरे दिन वो चले गई, रोका गया मुझे। मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि मेरे पिताजी ने मुझे योग को किस लिए कहा था कि अभी क्यों आया, तो ये तो पहली तारीख को आना चाहिए था। ये बात मुझे कोई बता दे, दुनिया में कोई नहीं बता सकता, और ना मुझे पता है क्या शक्ति थी। उन्होंने बोला अभी क्यों आया, तो पहली तारीख को आना चाहिए था। कुछ था या उनको होगा इंट्यूशन, कुछ को पता होगा। उस टाइम के लोग ही अलग थे। सही में अद्भुत लोग थे। मतलब वो एक ऊपर वाला ना, मेरे एक मित्र है, हमारे पूर्वा के ही क्लासमेट है, वो आया हुआ था राकेश यहाँ पे, और उसके फादर ने कहा कि तो उसको फ़ोन किया, तुम कहाँ हो? बोले बॉम्बे हूँ। तो तू आ जा यार जम्मू वापस, मिलना है तेरे से। और वो गया और वो एक्सपायर हुआ। सर होता है, होता है। ये तो एक अजीब सा ही पावर है। खैर, तो ये अलग ही हम मोड़ पे कहाँ चले चले गए गए। वहाँ। सो यात्रा लगातार चलती रही आपकी, और हर फिल्म में, जैसे आपके चाहने वाले भी कहते थे, हर हर फिल्म में आ जाता है यार ये तो। हाँ हाँ, दूसरी फिल्म में होता है तो। हाँ, शहर वाले कहते थे। हाँ, तो कॉम्पिटिटर्स को भी आपके वो होता होगा ना कि यार ये तो हर दूसरी फिल्म में आ जाता था। सर ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो बहुत प्यार मिला। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि इन 52 साल में एक स्पॉट बॉय से लेके प्रोड्यूसर डायरेक्टर तक, हीरो हो हीरोइन हो कोई भी हो, एक आदमी मेरे बिहेवियर की, मेरे काम की कंप्लेंट नहीं करेगा। एक आदमी आप मुझे ला के दीजिए, दिखा दीजिए कि ये आदमी आपके बारे में बोल रहा है। एक आदमी दे सकते हैं किसी भी पोजीशन का, वो स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक। क्या बात। सबसे मुझे प्यार मिला है और मैंने सबको इज्जत दी है सर, और इसीलिए मैं आज तक काम कर रहा हूँ। और मतलब ये इस भगवान नजर ना लगाए, लेकिन इस देह का क्या राज है? आप जैसे थे वैसे के वैसे ही बने हुए सर हो। वैसे तो नहीं हूँ, पर मैं पहले भी 1-2 इंटरव्यू बोला मैंने, वो सच है। और हर आदमी के लिए है वो चीज़, हम जितने एक्टर हैं सबके लिए है। सर यही तो हमारा इंस्ट्रूमेंट है,
ये हमारा मंदिर है पूजा का, ये है तो हम एक्टर हैं, तो इसको संभाल के रखना पड़ेगा। ये ठीक रहेगा तो हम काम कर पाएंगे। तो मैं इसके लिए बहुत वो सेवा करता हूँ। और वैसे एक बात और है इसके अलावा भी, कि मैं हर आदमी को सलाह देता हूँ कि भैया तुम एक काम के लिए बहुत सेल्फिश हो जाओ। कि किस काम के लिए? कि आप अपनी सेहत अच्छी रखो। दुनिया कैसी तैसी में गई, क्योंकि कोई भी आदमी, माँ बाप, भाई बहन, बच्चा, बीवी, ये वो, या कोई भी लेडी किसी को, पति को या किसी को, इससे अच्छा गिफ्ट दे नहीं सकते कि आप अपनी सेहत अच्छी रखें। आप अच्छे तंदुरुस्त रहेंगे तो अपने परिवार के लिए खड़े हो सकते हैं कल। आप तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, बीमार पड़ते रहेंगे तो उनको परेशानी होगी। तो अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं। क्या आप तंदुरुस्त? मैं इसको फॉलो करता हूँ सर। मेरा बहुत रूटीन वो है। मैं सुबह को प्राणायाम करता हूँ, जॉइंट्स की एक्सरसाइज करता हूँ, हल्के डंबर भी करता हूँ। इसमें मेरा 1.5 घंटा निकल जाता है। मेरा फ्रूट्स का अक्सर फ्रूट्स का ही ब्रेकफास्ट होता है, स्प्राउट्स के साथ, स्प्राउट्स और फ्रूट्स। नॉनवेज मैंने ज़िंदगी में कभी चखा तक नहीं आज तक। दाल सब्जी खूब खाता हूँ, 1 रोटी खाता हूँ दिन में। ड्रिंक करता हूँ रात को 2-3 पैक। लेकिन मैं 25 साल से रात का खाना नहीं खाया। तो रात को मैं कुछ बॉयल्ड लूँगा, तो या पनीर ले लिया या मूँगफली ले ली। तो इसको मैं पूरा तकलीफ़ देता हूँ और इसको समझाता हूँ, होश में रह बे, ठीक से रहना तू, तो तेरी वजह से मैं हूँ, इसी की वजह से है ना वजह सर। तो इसको ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मेरी फैमिली मोटापा है। अच्छा। सब हाँ, लेकिन मेरा 77 की एज है सर, 78 रनिंग है मेरा। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, बात मैं सही कर रहा हूँ सर। मेरा बेटा भी 53 ईयर्स का बड़ा। तो सर अभी तक मुझे 60 के ऊपर का किसी ने रोल नहीं दिया। 60 की एज तक मुझे कास्ट करते रहो आज भी। और क्या चाहिए प्रभु का सर। ज़िंदगी में कोई भी आदमी जो प्रोफेशन में जाना चाहता है, उसकी इज्जत की रोटी उसको ज़िंदगी भर मिले, इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं। हाँ, मतलब आपका शौक, आपका पेशा है, तो पूजा पेशा है ही सर, नहीं है ना पूजा सर। है। हाँ, खाली पेशा समझ लेते लोग, पेशे में सब कुछ हाँ। है, लेकिन उसकी कदर करो, उसकी पूजा करो जो मिल रहा है हाँ। आपको। मैं एक डायलॉग के लिए तरसता था, लेकिन मैं एक डायलॉग में मैंने उसकी पूजा की, एक डायलॉग की कि हाँ तू एक्टर बन रहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि तू नहीं बन सकता। अब ना, तू बन रहा है, तू बनेगा। मेरे जागीरदार साहब के इंस्टीट्यूट में 10 साल पढ़ाया बाद में। मेरे वो इसमें बात रह गई थी ना। हाँ। तो वहाँ के मेरे काफ़ी स्टूडेंट थे, तो उनके साथ भी जागीरदार साहब के मैं असिस्ट करता था उनको। तो उसमें जिन लोगों को 10 साल पढ़ा है, उसमें से कोई इंडस्ट्री में आया है? एक्टर कोई नहीं बना, एक्टर कोई नहीं बना। हाँ, कोई मराठी में 2-3-4 लोग गए थे। चांदी में भी काम किया था एक ने। तो बड़ी सुंदर फिल्म थी यार। हाँ, कितने उसमें सालों बाद सुना पहलवान टाइप मैंने। का आदमी था, एक प्रेम उसका नाम था। और वो उसकी अपनी टैक्सीज भी थी। हाँ, प्रेम पाटिल नाम था उसका। हाँ। उसने किया था। मेरे स्टूडेंट्स में एक डायरेक्टर बहुत बने। एक कमल शर्मा का नाम सुना है? हाँ, 15-17 फिल्म में डायरेक्ट की। हाँ। जूली जॉनी हाँ। का दिल, वो मेरा स्टूडेंट रहा है। आज भी उसकी पीठ सुन रही है। मैं हालांकि मैंने करता हूँ, जहाँ मिलेगा, भले उसके सेट पे विनोद खन्ना जी, कोई भी स्टार हो, आगे पैर छूता है मेरा। ये है एक श्री नारायण है, टॉयलेट एक प्रेम कथा का डायरेक्टर। ये मेरा स्टूडेंट रहा। इसको भी मैंने बोला, देख बेटा, एक्टिंग तू नहीं कर पाएगा, तू किसको असिस्टेंट ज्वाइन कर ले। आज अच्छा डायरेक्टर बना है। और सीरियल, आजकल मैं टीवी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सीरियल के टाइम पे तो बहुत लोग आके पैर से, अरे भाई मैंने क्या कर रहे भैया, अरे सर आपने मुझे बोला था कि इसको असिस्टेंट ज्वाइन कर ले, मैं डायरेक्टर हूँ, इसका डायरेक्टर मैं ही हूँ। अच्छा लगता है सर। क्या बात। तो जब पत्नी बच्चे कब आए साथ में फिर वहां से? सर मैंने की बात बीच में रह गई थी, बात कर रहे थे। मेरे ससुर जी जो है नाराज़ होते थे कि हाँ, हर राइट। बार बोलता है कि लेके जाऊँगा। तो एक दिन उन्होंने ज़्यादा कुछ बोल दिया, तो मुझे रोना आ गया। तो मैं, बड़ी उनकी बहुत बड़ा घर है, बड़ी कार का गैरेज, मतलब 15-20 कदम तो कार गैरेज के चला है। मैं जाके कार में बैठ गया, तो मेरी वाइफ आई पीछे से, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं डैडी, कुछ है भाई। कहने की बात सुनो, तुम जो ज़िंदगी में करना चाहो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वाह, ये क्या बात है। ये वर्डिंग मेरी वाइफ ने बोले सर। आज वो रही नहीं, दुनिया में नहीं है, लेकिन वो शब्द मुझे हमेशा कान में गूंजे। और मैं और सिंसियर हो गया अपने काम को लेके। सर दूसरा बेटा भी मेरा जब हो गया, दोनों भाइयों में 5 साल का फ़र्क है, उसके बाद मैं उनको लाया। इतने साल वो हमारे ही है, मैं आता हर 2-3 महीने में जाता था घर, लेकिन अकेले रहना वो बहुत बड़ी कुर्बानी थी। तपस्या है सर, तपस्या है। बिल्कुल तपस्या है कि एक एक्टर जो भी होता है, वो किसी भी लेवल पे हो, या कोई भी कलाकार, उसका परिवार भी उसके साथ उतनी तपस्या करता है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो ज़्यादा झेलते हैं,
हम तो यार दोस्तों में हाँ हाँ ये कर ली। एक स्त्री जो है, वाइफ जो है, वो तो घर में ही रहेगी, या तो अपने घर परिवार में रहेगी या ससुराल के रहेगी। हम तो यहाँ भी घूम लेंगे, वहाँ भी घूम लेंगे, दोस्त साथ चले गए, यहाँ दारू पी लिए, वहाँ हंस बोल लिए, वो नहीं करते हैं। तो वो तो तपस्या ही है, उनकी तो तपस्या रही है। मैं छोटा बेटा मेरा तभी 6 महीने का था, तब उनको लेके आया था सर मैं, मतलब समझो बहुत बरस के बाद लाया था। सो ये यात्रा तो वाकई बड़ी कमाल की यात्रा है। और आप, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से कंटेंटेड होना, यहाँ से खुश रहना। बिल्कुल कि कुछ जैसे- अपने अगर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है ना सर, हाँ, तो फिर आप एक्टर क्या कुछ भी नहीं बन सकते। तो ये अपने आप को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे रखा जाए खुश अपने, क्योंकि ये इंडस्ट्री में जब तक आपके पास काम नहीं है, जैसे हम बात कर रहे थे, तब तक कई जगह अपमान भी हो जाता है, कई जगह आपको निग्लेक्ट किया जाता हाँ है। हाँ होता और है। ऐसे में अपना मनोबल बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम है। वही चीज़ तो मनोबल बढ़ाती है, अगर आप सही तरीके से लें उसको। आपको बेइज्जत किया गया, बेइज्जती होगी, तो उसमें आप उसको पॉजिटिवली, उस आदमी की बुराई नहीं, उसने आपको एक पॉइंट दिया है, आपको एक जगह दी है कि इस पर इसको सोच कर आप और आगे बढ़ सकते हैं कि कल ये आदमी मुझे एक्सेप्ट करे, मुझे ये रोल दे, इसने मुझे डांट दिया आज। और वो हुआ बहुत मेरे साथ, किसी का नाम नहीं लूँगा। सर आपने तमाम सारे बड़े बड़े स्टार्स जो काफी लोग तो भगवान की कृपा से है ना, मतलब वो यूसुफ साहब के साथ आप नहीं, उनके साथ यूसुफ नहीं, साहब के नहीं साथ उनके साथ भी किया, राजेश खन्ना जी का नहीं किया। इस जनरेशन में आमिर के साथ 2 फिल्म की, सलमान के साथ नहीं किया, शाहरुख के साथ नहीं किया, लेकिन बड़े बड़े काम के अच्छे किए, 4-5 देव साहब का के लाडले थे आप, क्या किसका? रीजन रहा देव साहब के पता साथ नहीं। में काफी काम किया देव आपने। साहब के साथ मैंने 3 फिल्में की हैं। पहले हम नौजवान की थी, तो हाँ। उसमें मैं स्टूडेंट्स में था। तो देव साहब जब अपने विलेन को, वो लड़का पंजाबी लड़का था, नाम ये याद नहीं आ रहा इस वक्त, तो उसको बोलते थे ये समझाते थे, उसको समझाते थे, लेकिन वो बिल्कुल वो फील नहीं आता था उसको। हाँ। मुझे लगता है अच्छा मुझे क्यों नहीं कह रहे, मुझे क्यों नहीं कह रहे। ये बात मैं देव साहब को बोली हाँ। डेनमार्क में कि सर उस टाइम पे तू था उसमें। हाँ। मैंने कहा सर लगता है मुझे एक बार बोले तो मुझे बोलना चाहिए था। मैंने सर मुझे कहाँ दिखाई पड़ रहा, मैं कहाँ दिखाई पड़ रहा था आपको कितने स्टूडेंट्स में। मैं देव साहब को बात बोली थी। हाँ। अद्भुत आदमी थे देव साहब भी, मतलब और कमाल। उनका जजमेंट इतना करेक्ट होता था ना। सर उनमें कुछ पावर थी सर। मैं देव साहब को सिर्फ उनके बर्थडे के दिन मिलता था, जब काम कर रहा हूँ उनके साथ या नहीं कर रहा हूँ, बर्थडे के दिन जाता था। उनके पैर छूता पेंट हाउस में उनके, तो मेरे बाल ऐसे खराब करते थे। अब बड़ा अच्छा लगता है, जैसे माँ बाप करते बाल से, बहुत अच्छा काम कर रहा है तो ब्रिज आजकल मैं देखता रहता हूँ टीम में, वेरी गुड। और मुझे पता है कि झूठ बोल रहे हैं, हाँ। तेने कुछ नहीं देखा मेरा प्रोत्साहन दे रहे। हर बार मैं आनंद थिएटर से जब निकलता था उनके बर्थडे को, तो आधा 1 किलोमीटर के बाद मुझे गाड़ी ब्रेक मारता था मैं, क्यों गाड़ी में इतनी तेज़ लेके आता है, मुझे कुछ उनके पैर छूने से कुछ मिलता था, एनर्जी कुछ मिलती थी। और मैं हर बार अपने आप को बोलता भाई गाड़ी धीरे चलाओ, देव साहब से मिल के आए हो, एनर्जी मिली, चलो शांति से चलो। बहुत बहुत प्यार वाले आदमी थे। एक और खूबी थी सर देव साहब के प्रोडक्शन में, जैसे होता है ना, इतना डबिंग पे रोक लिया, पैसा इतना कर लिया, डबिंग में नहीं, शूटिंग खत्म, नेक्स्ट डे उनके यहाँ से फोन आता था प्रोडक्शन का कि आपका चेक ले जाइए। मतलब अद्भुत, मतलब मुझे भी देव साहब का बहुत प्यार मिला। मैं उनसे आखिरी में जब उन्होंने कुछ फिल्में बनाई, तो एक बार मैंने उनसे कहा कि सर क्या मतलब है, देव साहब की फिल्म दूसरा शो नहीं देख रही, क्यों पैसे जो वो अनाउंस कर बैठे, बड़े फिल्में बना रहा हूँ तब तक जिंदा हूँ, क्या चाहते हो मर जाऊं, अपने पैसे से फिल्म बनाता हूँ। आपको एक किस्सा बहुत बढ़िया सुनाता हूँ देव साहब का ही। जब डेनमार्क से आए हम लोग, एक फंक्शन हुआ था, जब सेंटर होटल था, ये सेंटर होता था भैया, उसने पीछे गार्डन में जितने लोगों ने देव साहब के साथ काम किया सबको सम्मानित किया गया था। वो दुबे थे अनाउंसर दिल्ली के, क्या नाम था उनका, बड़े नामचीन थे, फेमस थे बहुत। वो तो वो उसमें वो कंडक्ट कर रहे शो को, तो उन्होंने बोला कि देव साहब अब 2 शब्द कहेंगे। सर देव साहब ने माइक लिया हाथ में, और देव साहब बोलते बोलते आगे आते थे और बोलते बोलते पीछे आते ऐसे ही, और ऐसा लगता पीछे आके गिर ना जाए उससे स्टेज से, लेकिन लास्ट से पहुंच के वो बगैर पीछे देख फिर आगे चलते थे। कुछ बातें उन्होंने ऐसी बोली जो आप कह रहे ना, कि लोग कहते हैं कि देव साहब अपने से कम उम्र की हीरोइन के साथ रोमांस करते हैं। क्या आज की तारीख में एक बुजुर्ग बड़े आदमी का, बड़े उम्र के आदमी का कम लड़के से इश्क नहीं होता? होता है, खुद ही जवाब देते थे। फिर बोलते थे
फिल्मों की बात जैसे आप बोले कि मैं अपने घोड़े पे सवार सरपट चला जा रहा हूँ, मैं पीछे पलट के नहीं देखता हूँ। अगर थिएटर में एक आदमी मेरी फिल्म देखने गया है तो इट्स ए हिट। क्या और बोल ऐसे रहे थे मतलब कि मानना पड़ेगा आपको सर, मतलब सुनने में लगा एक आदमी गया फिल्म फ्लॉप है यार, इसका मतलब आपके पैसे भी नहीं मिले होंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन मतलब इट्स ए हिट। अगर एक आदमी थिएटर में गया तो वो बोलने का उनका अंदाज ऐसा था कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ता था। वो उनकी एनर्जी कंटेजियस, तो मतलब आप उनसे बच नहीं सकते नहीं थे। नहीं नहीं बच सकते थे, नहीं बच सकते थे। और आधे घंटे आप उनके साथ बैठ जाओ तो आपको साल भर का कुछ ज्ञान मिल जाता था कि वो एक अलग ही कुछ कोपला की बात बता देंगे, या कुछ एक अलग ही सिनेमा का नजरिया बता देंगे, या स्टोरी सेशन की कुछ बात बता देंगे। तो आपको लगता है कि यार आज आपने पा लिया आप कुछ। मोटिवेट होके हाँ। आते हैं और बहुत भरपूर अंदर कुछ सीख के आते थे उनके पास से। देव साहब कहता सर, आई एम लकी दैट वे सर। और कौन से एक्टर्स ऐसे हैं जिनको लगा आपको कि इस इंडस्ट्री में कि यार इसके साथ काम करके बड़ा आनंद आया? सर सभी अच्छे एक्चुअली देखो तो, मैं देखो मतलब ऐसे नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सभी अच्छे हैं। मैंने अजय देवगन के साथ 5-6 फिल्में की है, सुनील शेट्टी के साथ की है, आमिर के साथ 2 फिल्म की हैं। आमिर का इसमें इश्क में एक्शन था मेरा, तो काफ़ी मतलब आमिर जो है उसका टच हो जाता है। तो मैंने उसके दिन दिखाया, देखा आमिर, वो शूटिंग ही चल रही थी, देखिए देखने नील पड़ रहे थे, तो मेरा बड़ा भाई है, जान के तो नहीं मारा ना, मैंने जान के तू मारता है, मैं क्या करूँ, सॉरी, अरे मैंने गले लगा लिया। तो सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, मैंने जितने के साथ किया कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी ने कुछ ऐसा किया हो कि भाई ख़राब लगे। और लकीली मतलब राजकुमार संतोष जी के साथ 4-5 फिल्में की। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, हाँ। जैसे 2 डायरेक्टर बहुत बड़े हैं, अपना प्रकाश झा जी और राजकुमार संतोषी। संतोषी जी को मैं जानता हूँ, जब वो गोविंद दिलान जी के असिस्टेंट थे, मैं थाने में रहता था, पेइंग गेस्ट, अपनी वाइफ बच्चों को ले आया था मैं, ये भी थाने में रहते थे। तो इनको घर वाले कुमार बोलते थे, हम भी कुमार ही बोलते हैं, अभी भी जब अकेले में कहीं होते हैं मैं कुमार भाई बोलता हूँ, नहीं तो राजी बोलता हूँ सेट पे, तब से जानता हूँ उनको। और इनकी भी 4-5 फिल्म की है मैंने, गंगा जल, अपहरण, और 3-4-5 फिल्म की है प्रकाश झा जी की। दोनों का देखिए, प्रकाश झा साहब की फिल्में आप काका की नहीं बोल सकते डायलॉग में, इम्प्रोवाइज करने के बाद छोड़ दीजिए। अरे भाई कट कीजिए, विज गोपाल जी को स्क्रिप्ट दीजिए, पढ़िए क्या लिखा है, 3 साल लगे हैं लिखने में, बड़ी मेहनत से लिखा है, जो लिखा है वो ही बोलिए। अब माइक पे बोलते हैं टेक करें, हाँ सर चलिए हो गया, और रिजल्ट देते हूँ, रिजल्ट देते हैं हर फिल्म में। कट्टू राजकुमार संतोषी, अरे आओ बैठो बैठो, चलो चलो बैठो 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 बैठो, अरे वो सीन किया था हमने एक, हाँ क्या, उसके बाद एक सीन गया ऐसा, वो शूट करना बाकी, उसके बाद का सीन कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, अरे बैठो 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 पराग बैठो, ये है ये है ये है। अब पराग जी ने बोला, राज जी यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसा, हाँ हाँ पहन लो, हाँ क्या बोला, अब वो काट के वो लिख लेंगे, आगे चलो। आगे बढ़े, ब्रिज गोपाल ने बोला, राज जी सर इसको थोड़ा अगर ऐसे बोले रिया, इसको ऐसा किया जाए, नहीं नहीं नहीं, वो उसका रीज़न बताएंगे, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते। जितने कैरेक्टर इन्वॉल्व हैं सीन में सबका ले लेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे इसको फेयर करो, सबको दो, टेक करते हैं, दोनों का एकदम अपोजिट वो, तो शाबाशी उनको तो है। टाइमिंग का खेल है ना राज जी के पास। इससे बड़ी और बात है सर, ये दोनों का बहुत है, दोनों और मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, दोनों मुझे 4-4, 5-5 फिल्मों में काम दिया और अच्छे रोल दिए। गंगा जल का रोल मेरा बहुत कमाल रोल था सर, अपहरण में मेरा अच्छा रोल था, और मैंने कहा सर मुझे इसमें भी करना है काम, उनको चल रही है बंदिश, जय की है और वो जूही, अलग फिल्म चली नहीं, मैंने कहा जी मुझे करना है, दोनों 1-2 सीन का रोल उसमें भी दिया था गेस्ट अपीयरेंस में, तो उनके साथ काम किया। इनकी घातक की, लज्जा की, चाइना गेट की, राजकुमार संतोषी सबकी, सर क्रेडिट एक्टर को जाता है, आप उनकी सुन के भी, उनके लाड़ प्यार से भी दोनों के साथ मेंटेन करके चल रहे, तो क्रेडिट हमको भी तो दो, हमारा तो अच्छा हो ही रहा है, कर सीख भी रहे दोनों से, और दोनों अच्छे रोल दिया, दोनों के लिए थैंक यू बोल रहे हैं दोनों को, लेकिन सारा हमारी हिम्मत की भी तो कोई दाद दे यार। बिल्कुल, हिम्मत की तो दाद है ही, एक्टर तो है सामने ही है, और अक्सर एक स्टार का सराउंडिंग में अच्छे एक्टर्स होते हैं तो सारा सीन ही ऐसा उठ के आ जाता है ना सर।
तो ये तो है ही। और कमाल की यात्रा है सर आपकी, मज़ेदार है। और ठीक है सर। आपसे एक चीज़ बड़ी कमाल की सीखने मिली आज के इस पूरे वार्तालाप में कि, और मुझे लगता है ये जो भी फ़िल्म से जुड़ा या आर्ट से जुड़ा कोई भी व्यक्ति ये देखेगा पॉडकास्ट, तो उसको इस बात की ये सीख लेना चाहिए कि उतार-चढ़ाव, सक्सेस, फेल्योर ये ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे असर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए सर, नहीं होना चाहिए। उनसे भी शिक्षा लो ना, उससे भी शिक्षा लो। सर मेरे से नए बच्चे कभी पूछते हैं, मैं कहीं शूटिंग पे गया, बैठे हैं कोई नए हैं हीरो हीरोइन, आजकल बहुत चल रहा है नए हीरो हीरोइन, सर ये वो मैं दो ही बात बोलता हूँ, देखो भाई कोई भी काम जो रोल है भले छोटा है बड़ा है, अगर करना है तो दिल से करो वरना मना कर दो। पहली फिल्म में एक डायलॉग बोला था मैंने, अभी कौन कब कहाँ आपको देख रहा है आपको नहीं पता है। अगर अनमने मन से करना है तो मत करो, वो आपका नुकसान होगा। दिल से करो। मेरा 2 सीन का रोल, 2 सीन मिसाल में मिर्ज़ा ब्रदर्स की, तीसरे में मेरा मर्डर हुआ था। पहला सीन मेरा इफ्तिकार साहब और विजेता पंडित के साथ धमकी वमकी देने जाता हूँ घर पे। उसके बाद एक एक्शन शाहरुख मिर्ज़ा के साथ, उसके बाद एक सीन अनुपम खेर के साथ, और उसके बाद एक गाने में मेरा मर्डर हो जाता है। 2 सीन। मंसूर खान को मैंने पूछा, हाँ ये तो बात हुई नहीं, मंसूर खान को मैंने पूछा कि आपने मुझे कैसे कास्ट किया। आप उनको बोल दे एक सीन दिखाता हूँ ये अपने डैडी को। कह ले कि जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मैंने मिसाल देखी थी, मैंने तभी डिसाइड किया था कि मेरा किलर ये होगा। तो ये बच्चों को बताता हूँ कि मुझे पता भी नहीं, मुझे जिस फिल्म से मेरी लाइफ बनी है क़यामत से क़यामत तक, जहाँ से मेरे घर पे फ़ोन आने शुरू हुए, इसके पहले तो मैं ही चप्पल घिसाता था और फ़ोटो लेके स्टूडियो घूमता था। उसके बाद मेरे फ़ोन आने शुरू हुए थे। वो मिसाल देख के उसने दिया था, मुझे तो नहीं मालूम। अगर मिसाल मैंने अनमने मन से की होती तो मुझे क़यामत नहीं मिलती थी। तो बेटा जो भी करो उसको दिल से करो वरना मत करो। मैं अपने वो भी सुनाता हूँ, मेरे फादर की डेथ के न्यूज़ के 10 मिनट बाद से मैं शूट कर रहा था, जहाँ रोता था वहाँ शॉट देता था। तो उसको वाकई इसको आपका काम पूजा कौन पूजा देख मानो रहा बस। बच्चों को ये समझाता हूँ मैं कि दिल से करो। सही। चलिए वृद्ध जी, आपसे बातचीत करके बहुत आनंद आया, और ये यात्रा से मैंने बहुत कुछ सीखा और आनंद लिया। बाकी जनता जनार्दन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जब मुझे कहा, आपका फ़ोन आया था कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो मैंने एक लाइन, एक ही शब्द मैंने आया था मुझसे जो आया, अहो भाग्य मेरे। अरे आपका नाम बहुत बड़ा है सर, और अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे ठीक है, टाइम अब इतना बड़ा लंबा हो गया हमारा इंटरव्यू जो भी है, जो बातचीत लंबी होगी, तो मेरा दिल कर रहा था 1-2 दिन ऐसे ही लगातार बात करते रहे, खाना वाना खाते रहे, चलते यही बात करते रहे। दिल तो मेरा भी यही कर रहा है कि क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जिसका खा रहे हैं, तो वो तो उसकी चर्चा चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।